आप सभी शिक्षार्थियों और भविष्य के अध्यापकों और प्राध्यापकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जेरोम ब्रूनर के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में समझने वाले हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ब्रूनर के बौद्धिक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले हम लोग उनकी संक्षिप्त जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ब्रूनर का पूरा नाम JS ब्रूनर या जेरोम सैमुअल ब्रूनर है। ये एक अमेरिकी नागरिक हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ है और इनकी मृत्यु 5 जून 2016 को हुआ है। अगर इनके शिक्षा की बात करते हैं तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1941 में मनोविज्ञान में PhD किया था। 1937 में इन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था, BA किया था। इनके प्रसिद्धि की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेरोम सैमुअल ब्रूनर मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसके कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है शिक्षा के क्षेत्र में। और इन्होंने जो मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग के माध्यम से वो दिया, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पे वो सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके जो प्रयोग है ना, उसके क्रम को अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम इन्होंने प्रौढ़ व्यक्तियों पे अपना प्रयोग किया, फिर स्कूल जाने वाले छात्रों पे अपना प्रयोग किया और उसके बाद नवजात शिशुओं पे ये प्रयोग किया इन्होंने अपना। इनके प्रयोग का क्रम हम लोग देखते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति, उसके बाद विद्यालय जाने वाले छात्र और फिर नवजात शिशु। अब हम लोग ना समझते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जिस तरीके से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उसी तरीके से ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ब्रूनर ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया। देखिए, पियाजे ने, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताया था, जबकि ब्रूनर विकास की 3 अवस्थाएं बताते हैं। और ये 3 अवस्था है: अभिनय प्रदर्शन अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। दूसरा है प्रतिमान प्रत्यय अवस्था, जिसे हम लोग आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक अवस्था, जिसे हम लोग सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के प्रथम अवस्था को, जिसको अभिनय प्रदर्शन अवस्था या इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। देखिए, अभिनय प्रदर्शन की अवस्था ना बालक के जन्म से 1 वर्ष तक चलती है। अवस्था में बच्चा जो अनुभव करता है ना, बच्चा अपने उस अनुभव को गामक क्रियाओं के द्वारा या इंद्रियों की गतिशीलता, इंद्रियों की गति क्रिया के द्वारा वो अभिव्यक्त करता है। गामक क्रियाओं को हम लोग मोटर एक्टिविटीज कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इस अवस्था में बच्चा घटनाओं के अनुभव को गामक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है। देखो, इस अवस्था को ना क्रिया की अवस्था भी कहते हैं या एक्टिंग स्टेज भी कहा जाता है, एक्शन स्टेज आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्रिया अवस्था में बच्चा ज्ञान का संचय पेशीय स्मृति में करता है। बच्चे की जो मेमोरी होती है वो उसके मसल्स में ज़्यादा होती है, मसल में मेमोरी होती है। जैसे बच्चा से अगर उसका खिलौना हम ले भी लेते हैं ना, तो कई बार आप देखोगे कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि उसके हाथ हिलाने से ही खिलौने में आवाज़ आती है। तो अपने मसल्स में, अपनी मांसपेशियों में बच्चे की जो स्मरण होती है, स्मृति होती है, वो उसके मांसपेशियों में होती है। इस अवस्था के आरंभिक काल में बालक जो होता है ना, वो शारीरिक संतुष्टि से संबंधित इच्छाओं तक ही सीमित रहता है, वैसी क्रियाएं करता है जिससे उसको शारीरिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन इस अवस्था के अंतिम काल में, यानी जैसे बालक 1 साल का होने वाला होता है, 10-11 महीने, 12 महीने की जो उम्र जो अवधि होती है, उसमें बच्चे में ना कुछ मात्रा में अस्थायित्व भी उत्पन्न होने लगता है। अस्थायित्व का अनुभव भी बालक करने लगता है। बालक इस अवस्था के अंतिम पड़ाव पे वस्तुओं को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। तो ये हम लोग देखते हैं इनएक्टिव स्टेज, जो ब्रूनर ने बताया, जो 0 से 1 साल की अवस्था होती है। जबकि ब्रूनर के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था या संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है, उसको उन्होंने नाम दिया था प्रतिमान स्टेज, प्रतिमान अवस्था या आइकॉनिक स्टेज।
आइकॉनिक स्टेज ना 1 से 6 साल की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है ना, वो जो भी वस्तु देखता है उसकी एक प्रतिमा, उसकी एक इमेज अपने दिमाग पे वो बनाने में कामयाब हो जाता है। बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो जो भी इमेज देखता है ना, उस जो भी चीज़ें देखता है उसकी इमेज वो बनाता है अपने दिमाग में और उस इमेज से संबंधित, उस चित्र से संबंधित जो भी प्रत्यय होते हैं उसको समझने की कोशिश करता है। जैसे बच्चा किसी बिल्ली को देखता है तो उसकी ना बिल्ली की एक छवि उसके दिमाग में बनने लगती है और बाद में आगे चल के बच्चा बिल्ली जैसे दिखने वाली और जो पशु होंगे, चाहे वो पिल्ला हो, चाहे खरगोश हो, तो बिल्ली जैसे दिखने वाले जो भी जीव होंगे बच्चा उनमें अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो इस अवस्था में बच्चा प्रतिमान स्थापित कर लेता है और प्रतिमान से संबंधित जो प्रत्यय होते हैं, उससे रिलेटेड जो और चीज़ें होंगी, बच्चा उसको समझने लगता है। बच्चा अपने अनुभव से प्रत्ययों से संबंधित चीज़ों को समझने लगता है। ये जो अवस्था है प्रतिमान अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो वो इमेज देखता है, जो चीज़ें बच्चा देखता है, अवलोकन करता है या जो बच्चा अधिगम से संबंधित अधिगम आधारित संगठन है, उनके द्वारा अलग-अलग वस्तुओं, विभिन्न वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तु अस्थायित्व की क्षमता प्राप्त कर लेता है। बालक ना इस अवस्था में आते-आते उसके अंदर अस्थायित्व की क्षमता विकसित हो जाती है। ब्रूनर के हिसाब से ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था यानी सांकेतिकता की अवस्था और सिंबॉलिक स्टेज को देखते हैं। सांकेतिकता या सिंबॉलिक स्टेज की अवस्था 7 साल से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। बालक इस अवस्था में पहले की जो 2 अवस्था है, अभिनय प्रदर्शन और प्रतिमान प्रत्यय अवस्था, इन दोनों अवस्था में पूर्व की दोनों अवस्थाओं के अनुभव को बालक अब इस अवस्था में मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। देखिए, वो 7 साल तक बालक जो भी प्रत्ययों की जानकारी, जो भी प्रत्यय समझता है, जो भी चीज़ें बच्चे ने अनुभव की थी, अब उन अनुभवों को बालक मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के योग्य हो जाता है इस अवस्था में, जो 7 साल से शुरू हो जाती है, जिसको ब्रूनर ने सांकेतिक अवस्था या सिंबॉलिक स्टेज का नाम दिया है। इस अवस्था में बालक शब्द व संकेत के माध्यम से वस्तु और तथ्यों को समझने लगता है और इस अवस्था में बालक सूचनाओं को वर्गीकृत और संक्षिप्त या जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे को दी जाती है, बच्चा उसे क्लासिफाई कर सकता है, बच्चा उसको समराइज कर सकता है। तो इस अवस्था में बालक सूचनाओं को वर्गीकृत और संक्षिप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो ये 3 अवस्था ब्रूनर ने बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के अतिरिक्त ब्रूनर ने अन्वेषण अधिगम का भी सिद्धांत दिया है। तो हम लोग ना ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के साथ-साथ हम लोग ब्रूनर का अन्वेषण अधिगम सिद्धांत भी देखते हैं। ब्रूनर ने ना अपने सिद्धांत में बालक को सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी होने पे महत्व दिया है। देखिए, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में क्या किया था, बालक के जैवीय परिपक्वता या बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पे फोकस किया है, जबकि ब्रूनर ना अपने सिद्धांत में बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। ब्रूनर का ये मानना है ना कि संस्कृति के बिना मानव अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रह जाता है या संस्कृति का मानव अस्तित्व के साथ अभिन्न योग्य है और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पे ही मनुष्य पशुओं से अलग होता है, पशुओं से पृथक होता है। ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन की प्रक्रिया के उन्होंने 3 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं। हम लोग ब्रूनर के हिसाब से अनुदेशन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग को समझते हैं। ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन प्रक्रिया के ना 3 महत्वपूर्ण अंग है और वो 3 महत्वपूर्ण अंग है अधिगमकर्ता की प्रकृति, अधिगम सामग्री की प्रकृति और शिक्षण प्रक्रिया। अधिगमकर्ता की प्रकृति में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालक को जो भी सिखाया जा रहा है या बालक जो सीखना चाहता है, उसके लिए बालक का शैक्षिक और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। बालक जो सीखना चाहता है या शिक्षक जो बालक को सिखाना चाहते हैं, क्या बालक शैक्षिक या मानसिक रूप से उस विषय वस्तु के लिए परिपक्व है या नहीं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अधिगम सामग्री की प्रकृति, जो हम लोग अधिगमकर्ता को अधिगम प्रदान करने के लिए बालक
या अधिगमकर्ता का जो पूर्व ज्ञान है और जो नवीन ज्ञान उसे दिया जा रहा है, उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। और पूर्व ज्ञान के साथ साथ अधिगमकर्ता के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक को अधिगम सामग्री का या लर्निंग मटेरियल का सिलेक्शन करना चाहिए, चयन करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रिया में देखो, हम लोगों ने क्या देखा है कि ब्रूनर के हिसाब से जो अनुदेशन प्रक्रिया है, उसके 3 महत्वपूर्ण अंग है। अधिगमकर्ता की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लर्नर, जो सीखने वाला है उसका एजुकेशनल या उसका साइकोलॉजिकल लेवल कैसा है, उसको जो लर्निंग मटेरियल दिया जा रहा है वो कैसी क्वालिटी की है, वो बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से, बच्चे के कैपेसिटी के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं। और साथ ही साथ टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक के द्वारा जो अनुदेशन हो रहा है, तो शिक्षक अधिगम को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए जो भी लर्निंग मटेरियल है उसके साथ साथ बच्चे का जो नेचर है उसको उनके बीच में समन्वय स्थापित कर सके, तो शिक्षण या अधिगम अनुकूल बनेगा, प्रभावशाली बनेगा। शिक्षक को ना इसमें क्या करना चाहिए, जो क्लास है उसमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो बच्चे के लिए और जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है उन दोनों के लिए सूटेबल हो। सो शिक्षक को कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो छात्र और ज्ञान के अनुकूल होते हो। साथ ही साथ शिक्षक को चाहिए कि वो जिस भी प्रत्यय की खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर रहे हैं, उसमें बालक स्वयं खोज करके उस प्रत्यय को समझ सके। शिक्षक ना वहाँ पे बस सहायक की भूमिका में होनी चाहिए, शिक्षकों को सहायक की भूमिका में होनी चाहिए, और शिक्षकों को बालकों को वो स्वतंत्रता देनी चाहिए जिसमें बालक प्रयास कर सके। तो शिक्षक को चाहिए कि वह किसी प्रत्यय की खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करे और बालक को स्वयं खोज करके प्रत्यय का निर्माण करने देना चाहिए। शिक्षक केवल आवश्यक परिस्थिति में ही सहायता करे। देखिए, ब्रूनर ने जो अन्वेषण का सिद्धांत दिया है, तो ब्रूनर ने अपने अन्वेषण के सिद्धांत में इन 3 चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वो 3 चीज़ें हैं, एक तो विषय वस्तु की संरचना, दूसरा है सक्रिय अधिगम और तीसरा है आगमन चिंतन का महत्व। तो चलिए देखते हैं ब्रूनर ने अन्वेषण अधिनियम के सिद्धांत में जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है उनके बारे में समझा जाए। सबसे पहले ब्रूनर ने ना विषय वस्तु की संरचना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है अन्वेषण अधिगम के सिद्धांत में। ब्रूनर के अनुसार विषय वस्तु की संरचना से तात्पर्य विषय के जो मूल विचार है, विषय के जो मूल विचारों के बीच में जो संबंध है, जो अंतर संबंध है मूल विचारों में, या उन विचारों का जो पैटर्न है उससे लिया जाता है। सो विषय वस्तु की संरचना में विषय के मूल विचार, मूल विचारों का आपसी और पारस्परिक संबंध, अंतर संबंध और पैटर्न आएगा। संरचना के विषय में किसी विशिष्ट तथ्य की जानकारी विस्तार पूर्वक देने की अपेक्षा बच्चों को नए आइडिया, चित्र या डायग्राम या फॉर्मूला के रूप में दिया जाना चाहिए। जो विषय वस्तु है ना, वो तथ्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी की जगह अगर चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, नए आइडियाज़ के माध्यम से या फॉर्मूले के माध्यम से दिया जाए तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ब्रूनर का ये विश्वास है कि यदि छात्र पाठ्यक्रम सामग्री की संरचना को अच्छे से समझ लेते हैं तो अधिगम अधिक उपयोगी, अर्थपूर्ण और अस्थायी होगी। तो विषय वस्तु की संरचना अन्वेषण अधिगम के सिद्धांत में महत्वपूर्ण बताया है ब्रूनर ने। साथ ही साथ ब्रूनर ने विषय वस्तु की संरचना के अतिरिक्त सक्रिय अधिगम को बहुत महत्व। ब्रूनर के अनुसार छात्रों को सिर्फ अध्यापक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। ब्रूनर ये मानते हैं ना कि छात्रों को अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागी होना चाहिए, उन्हें पहल करनी चाहिए। छात्रों को सिर्फ अध्यापक पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अध्यापकों को केवल उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और छात्रों को सक्रिय होकर शिक्षक द्वारा बताए गए तथ्य में अंतर संबंध स्थापित करने चाहिए। छात्र स्वयं प्रयोग करके नियमों की सरलता का प्रयास करें, नियमों की सत्यता को जांचें। जो भी छात्र हैं उन्हें खुद से प्रयोग करना चाहिए, पहल करना चाहिए, कई उन्हें जो भी नियम है उसकी खुद से जांच भी करनी चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं कि पानी को उबालने पे हम सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट उसका
100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर बच्चा खुद से पानी उबाले और पानी उबालते हुए उसका टेम्परेचर, उसका तापक्रम चेक करते रहे, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होगा वो पानी उबलने लगेगा। तो यहाँ बच्चा समझ सकता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यही प्रक्रिया, सीखने की यही प्रक्रिया अन्वेषण अधिगम कहलाती है या डिस्कवरी लर्निंग कहलाती है, जहाँ पे बच्चा खुद से डिस्कवर करता है। शिक्षक ऐसे माहौल तैयार करते हैं कि बच्चा खुद से अनुभव करता है, नई चीज़ों को खोजता है। ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा है ना कि ब्रूनर ना अपने अन्वेषण अधिगम में आगमन चिंतन को इम्पोर्टेंस देते हैं। विषय वस्तु की संरचना को ये इम्पोर्टेंट मानते हैं, सक्रिय अधिगम को इम्पोर्टेंट मानते हैं। साथ ही साथ ब्रूनर ने अन्वेषण अधिगम में इंडक्टिव मेथड या आगमन चिंतन को इम्पोर्टेंट माना है। उनके हिसाब से देखिए, आगमन विधि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि छात्रों को कोई भी अनुभव से अगर अवगत कराया जाता है और जिस प्रत्यय का अन्वेषण किया जाता है, शिक्षक उसका विशेष उदाहरण देते हैं। ठीक है? साथ ही साथ देखिए, शिक्षक जब विशेष उदाहरण देंगे तो बालक अपने अनुभव से बालक उस प्रत्यय का अन्वेषण कर सकता है। साथ ही साथ विधि में क्या करते हैं ना कि छात्रों को जो भी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, उसमें समानता और विभिन्नता का पता लगाने के लिए वो सहायता करते हैं। अध्यापक छात्रों को प्रत्यय निर्माण करने तथा सामान्य विचार पे पहुंचने के लिए या प्रत्यय निर्माण और सामान्यीकरण के लिए प्रेरित करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो यही कारण है कि ब्रूनर ने अन्वेषण अधिगम के सिद्धांत में आगमन चिंतन या इंडक्टिव मेथड को महत्वपूर्ण माना है। अब हम लोग देखते हुए चलते हैं कि ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांतों की तुलना करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ब्रूनर और पियाजे के जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के, उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो हम सबसे पहले ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांत में समानता देखते हुए चलते हैं। देखिए, ब्रूनर और पियाजे दोनों ने ना बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। हम लोगों ने देखा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्था में विभाजित किया है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। दोनों, चाहे वो ब्रूनर हो या पियाजे हो, ये अधिगम में पुनर्बलन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है? अधिगम क्रिया की पुनरावृत्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि ये दोनों मानते हैं कि अधिगम में सिर्फ बच्चों को आरोपित ज्ञान नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि शिक्षकों के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जो बालकों को तर्कशील बनाए, उन्हें चिंतन के योग्य बनाए। तो दोनों आरोपित ज्ञान की जगह शिक्षण को चिंतनशील और तर्कशील बनाने पर जोर देते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ना अधिगम के व्यवहारिक पक्ष को सैद्धांतिक पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रैक्टिकली कराने पे ज़्यादा फोकस किया है। इनका मानना है कि अधिगम में व्यवहारिक पक्ष को सैद्धांतिक पक्ष से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। अब हम ना ब्रूनर और पियाजे के सिद्धांतों में जो अंतर है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई, वो है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्था जीन पियाजे ने बताया, जबकि ब्रूनर ने बताया है अभिनय प्रदर्शन अवस्था और एनेक्टिव स्टेज, प्रतिमान प्रत्यय अवस्था और आइकॉनिक स्टेज, और सांकेतिकता और सिंबॉलिक स्टेज। तो पियाजे ने जहाँ विकास के 4 अवस्थाएं बताई है, वहीं ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई है। देखिए, पियाजे का जो सिद्धांत है ना, वो लर्निंग ओरिएंटेड है, अधिगम उन्मुख सिद्धांत है, जबकि ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो शिक्षण उन्मुख या टीचिंग ओरिएंटेड है। पियाजे ने अधिगम में अधिगमकर्ता की जो जैविक परिपक्वता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। पियाजे ने अधिगम में अधिगमकर्ता की जैविक परिपक्वता को महत्वपूर्ण बताया, जबकि ब्रूनर ने अधिगमकर्ता के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। वो अधिगमकर्ता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो शिक्षक की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने
ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का अन्वेषण का सिद्धांत, ब्रूनर और जीन पियाजे के सिद्धांतों में समानता और अंतर को हम लोगों ने समझा है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। आप लोगों ने दी गई जानकारी को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद।